चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवत यही देश। इसका अर्थ बताते हैं आपको। अयोध्या के राजा राम भी आपत्तिकाल में अपनी राजधानी को छोड़कर चित्रकूट में बसे थे। इस क्षेत्र में वही आता है जिस पर विपत्ति आती है। कहते हैं मुगल सरदार और भक्तकालीन कवि अब्दुल रहीम खाने खाना ने ये पंक्तियां तब लिखी थीं जब उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर का कोपभाजन बनना पड़ा था। उन्होंने इन पंक्तियों को लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों बांधवगढ़ के बघेला राजा रामचंद्र के पास भिजवाई थी। इस दोहे को पढ़कर प्रसन्न हो राजा ने ब्राह्मण को 1 लाख रुपए दिए थे। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो विंध्य की इस धरती ने आपदा के मारे लोगों को अपने अंक में हमेशा प्रश्रय दिया है। पति और भाई की मृत्यु से दुखी होकर कन्नौज की महारानी राजश्री भी शांति की खोज में विंध्य के आटविक क्षेत्रों अर्थात वनों में भटक रही थीं और पीछे से उन्हें खोजता हुआ उनका भाई सम्राट हर्ष भी इसी भूमि पर आया। समय बीता, साम्राज्य बदले, लेकिन विंध्य की यह परंपरा नहीं बदली। 16वीं शताब्दी में शेर शाह से प्रताड़ित होकर मुगल बादशाह हुमायूं को भी इसी भूमि ने शरण दी थी और 18वीं शताब्दी में उसी के वंशज अली गौहर को भी, जो आगे चलकर दिल्ली के तख्त पर शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, उसे भी इसी भूमि ने प्रश्रय दिया। यह उस समय की बात है जब भारत का राजनीतिक नक्शा बिखर चुका था। बाह्य आक्रमणों और आंतरिक राजनीति से त्रस्त मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली के तख्त पर आलमगीर नाम का कमजोर मुगल बादशाह बैठा था, पर वो मात्र कठपुतली था। वास्तविक सत्ता थी मुगल सरदारों, अफगानों और मराठा क्षत्रपों के पास। ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए ताश के पत्तों की तरह बादशाहों को फेंटा करते थे। उस समय इमाद उल मुल्क नाम का वजीर मराठों की मदद से दिल्ली पर राज कर रहा था। वो शहजादे अली गौहर को शक की दृष्टि से देखता था और कई बार उसे बंदी बनाने का भी प्रयास कर चुका था। दिल्ली में खुद को असुरक्षित जानकर शहजादा पहले रोहतक और फिर वहीं से रुहेलखंड और अवध होते हुए इलाहाबाद चला आया और वहां के सूबेदार कुली खान के साथ मिर्जापुर के रास्ते से गुजरते हुए बिहार अभियान पर चला गया। रास्ते में उसने नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजा से मदद मांगी, लेकिन सिवाय आश्वासन के उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी यात्रा के दौरान जब वह रुहेलखंड से पहले मीरमपुर में ठहरा था, तो वहीं मुबारक महल नाम की एक सैयद वंश की लड़की से उसने शादी की थी। खैर, पटना में उसकी अंग्रेज और बंगाल के नवाबी सेना से टकराव हुए, लेकिन उसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। कुली खान भी उसे छोड़कर जा चुका था। शहजादा इस अभियान से थका टूटा और निराश होकर अपने परिवार और बची खुची सेना के साथ मिर्जापुर की तरफ वापस आ गया। उसके लिए यह समय अनिश्चितता का था। वो और उसके लोग भूख प्यास से व्याकुल मिर्जापुर के जंगलों में भटक रहे थे। चारों ओर उसके शत्रु ही शत्रु थे। भरोसा करे भी तो किस पर? आखिरकार इस विषम परिस्थिति में उसने रीवा के राजा अजीत सिंह से मदद मांगी। अजीत सिंह ने अपनी बघेल वंशीय क्षत्रिय परंपरा का पालन करते हुए बिना किसी भय और लोभ के उसे रीवा में शरण दी और उसे उसके परिवार के साथ मुकुंदपुर की गढ़ी में प्रश्रय दिया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, क्योंकि कोई लगभग 200 साल पहले अली गौहर का पूर्वज हुमायूं भी शेर शाह सूरी से परास्त होकर दर दर भटक रहा था और तब उसकी मदद की थी अजीत सिंह के पूर्वज गहोरा के बघेला राजा वीर भानु ने। शहजादा अली गौहर अपने परिवार के साथ मुकुंदपुर में रहने लगा, जबकि उसके साथ आए लोगों को बिछिया में नदी के किनारे ठहराया गया। कहा जाता है बिछिया मस्जिद का निर्माण शहजादे के सिपाहियों द्वारा ही किया गया था। शहजादे ने अपना वर्षावास मुकुंदपुर में ही बिताया। सोचिए, राजा अजीत सिंह ने कितना साहस का परिचय दिया था। जब वजीर, मुगल सरदार और मराठे भी अली गौहर के विरुद्ध थे, किसी ने उसे सहायता नहीं दी, तब उसके निवेदन पर रीवा के राजा ने उसे शरण दी। शहजादे अली गौहर ने यहां वर्षावास किया और अक्टूबर के महीने में
अपनी गर्भवती बेगम मुबारक महल को राजा अजीत सिंह के संरक्षण में छोड़कर वो फिर से बिहार की तरफ चला गया। मुकुंदपुर की गढ़ी में ही 22 अप्रैल 1760 को अकबर द्वितीय का जन्म हुआ, जो आगे चलकर 1806 में दिल्ली के तख्त पर अकबर द्वितीय के नाम से बैठा और मुगल बादशाह बना। बाद में जब शाह आलम बक्सर से इलाहाबाद वापस आया तो अजीत सिंह ने बेगम को ससम्मान उसके पास तक पहुंचवा दिया। शहजादे के जन्म के बाद रीवा महाराज अजीत सिंह ने मुकुंदपुर का मौजा शहजादे के कलेवा के लिए दे दिया और उस मौजा का कुल जमा तब से शहजादे को ही दिया जाने लगा। यहां तक कि यह परंपरा आगे भी जारी रही, लेकिन 1837 में उसकी मृत्यु के बाद रीवा के राजाओं ने जमा भेजना बंद कर दिया। जब बहादुर शाह जफर बादशाह बना और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब उसने गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर निवेदन किया कि मेरे पिता का जन्म रीवा राज्य में हुआ। उस समय रीवा महाराज अजीत सिंह ने मुकुंदपुर की जमा मेरे पिता के कलेवा के लिए दी थी, अतः आप रीवा महाराज से कहकर वहां की जमा मुझे दिलवाएं। तब महाराज रघुराज सिंह को यह बात पता लगी तो उन्होंने अपने सचिव बांके सिंह के हाथों जमा राशि के साथ ही बहुत सारी खाद्य सामग्री भी वहां भिजवाई थी। कहते हैं बेगम की प्रसूति को रीवा के राजवैद्य पंडित सरब सुख ने संपन्न करवाया था, इसीलिए वो इलाहाबाद बादशाह के पास ये संदेश लेकर गए और कुछ इनाम भी मांगा। तब बादशाह ने प्रयाग के निकट कोड़ा परगने का अकौरी गांव अपने शहजादे के नाम और निशान के साथ उन्हें प्रदान कर दिया। हालांकि बताते हैं कि बाद में वैद्यराज जब गांव पर कब्जा लेने पहुंचे तो ब्रिटिश कलेक्टर ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि बादशाह तो खुद सत्ताविहीन था, उसके पास गांव की सनद देने का अधिकार नहीं था। बहरहाल उन्हें गांव नहीं मिल पाया, लेकिन बादशाह द्वारा प्रदत्त किए इस दस्तावेज की नकल अभी सिलपरी गांव में रहने वाले वैद्य जी के वंशजों के पास सुरक्षित है। लेकिन सवाल उठता है कि शहजादे अली गौहर का क्या हुआ। बिहार जाते समय रास्ते में ही उसे खबर मिली कि मराठा समर्थित वजीर ने उसके पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने वहीं शाह आलम के नाम से खुद को भारत का सम्राट घोषित कर लिया। 1764 में उसने शुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और पराजित होने के बाद इलाहाबाद लौट आया। इधर दिल्ली में अफगानों ने मराठों और वजीर को पानीपत में शिकस्त देकर वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया और नजीबुद्दौला को फिर से वजीर नियुक्त कर दिया, जिसके बाद उसने शुजा के साथ मिलकर अली गौहर को बादशाह मान लिया। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसके साथ इलाहाबाद की संधि की और 26 लाख पेंशन का वादा भी किया। साथ ही उसे इलाहाबाद का किला वापस भी कर दिया जहां वो रहता था, लेकिन इसके बाद भी वो 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं जा सका। बाद में 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने उसे वापस दिल्ली के तख्त पर बैठाया। इतिहास का यह पूरा प्रसंग रीवा राज्य और राजा अजीत सिंह की उदारता तथा उस दौर में दिल्ली से सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रमाण है। साथ ही यह भी दर्शाता है रीवा जैसा अर्थ स्वायत्त राज्य मुगल साम्राज्य के पतन काल में भी उसकी गरिमा का मान रखे हुए था। रीवा ही नहीं, मराठों और पेशवा ने भी बादशाह का मान रखा। महादजी सिंधिया ने ही बादशाह शाह आलम को दोबारा 1772 में बादशाह बनाया था, जहां एक तरफ हिंदू सरदार थे जबकि इसके ठीक उलट स्थानीय मुस्लिम सूबेदार और सरदार थे जिन्होंने बादशाह को अपनी कठपुतली बना के रखा था। अफगानों ने तो कई मर्तबा मुगलों की गरिमा को तार तार कर दिया था। इतिहास की इस विडंबना को क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखेंगे उसे आप, ये आप पर है। हमारा उद्देश्य महज रीवा और विंध्य क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं को आप तक पूरी रिसर्च और साक्ष्यों के साथ पहुंचाना है। इस स्क्रिप्ट के लिए हमने सर जदुनाथ सरकार की किताब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर और प्रोफेसर अख्तर हुसैन निजामी के विभिन्न लेखों का रेफरेंस लिया है। क्योंकि हमारे शब्द सच्चे हैं इसलिए हम शब्द साची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फिर बने रहिए
शब्द सांची विंत के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।